दोस्तों, जब जब भी हम किसी चक्रवात, तूफ़ान, सुनामी के बारे में सोचते हैं तो इस तरीके की तस्वीरें हमारे जहन में आने लगती है। और ये तस्वीरें हमको या तो वीडियो या मौसम विभाग के अलर्ट में दिखाई देती है और इसके परिणाम स्वरूप हम देखते हैं कि भारी तबाही मचती है, पेड़ उखड़ जाते हैं, बिजली के पोल गिर जाते हैं, चद्दर उड़ जाते हैं और कई जगह जन और धन की भयंकर हानि होती है। तो ये चक्रवात आखिर कैसे बनते हैं, इनके पीछे क्या प्रक्रिया होती है, वायु दाब, तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है, इनके बारे में आज की इस कक्षा में समझेंगे। और साथ ही हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो चक्रवात होते हैं इनको चक्रवात ही क्यों कहा जाता है, इनका नाम जो है वो चक्रवात ही क्यों रखा गया, इसके पीछे क्या कारण है। और साथ ही साथ हम समझने की कोशिश करेंगे कि इनका जो नामकरण है, जो उल्टे सीधे नाम हमको दिखाई देते हैं, कभी अम्फान नाम दिखाई देता है, कभी हुदहुद, कभी तोकते या ताउते नाम दिखाई देता है, ये नाम कौन रखता है इनके। साथ ही साथ अभी जो वर्तमान में जो तूफ़ान चल रहा है, जो चक्रवात चल रहा है ताउते या तोकते, इस तूफ़ान या चक्रवात की उत्पत्ति के क्या कारण हैं और कहाँ से उत्पन्न हुआ है, इसको हम मानचित्र के माध्यम से समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि चक्रवात बनते कैसे हैं। तो देखिए, चक्रवात आपने देखे होंगे किस तरीके से बनते हैं। हमेशा चक्रवात जब बनते हैं जब हवाएं उच्च दाब से निम्न दाब की ओर जाने की कोशिश करती है और एक ही केंद्र में जाकर हवाएं ऊपर उठ जाती है। जिस तरीके से आपको इस छोटे से वीडियो में दिखाई दे रहा होगा कि हवाएं नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है। देखिए, इनकी आकृति हमेशा वी आकार की होती है, ये भी ध्यान रखने योग्य बात है। या तो अंडाकार होती है अगर पूरे क्षेत्र की देखा जाए, लेकिन एक विशेष क्षेत्र की देखा जाए तो वी आकार की इनकी आकृति होती है। अब देखिए, जहाँ जहाँ पर तापमान अधिक पाया जाएगा, यानी कि तापमापी यंत्र में जो हमारा पारा है वो ऊपर चढ़ जाएगा, तो वहाँ पर क्या होगा, वायु दाब में कमी आ जाएगी। वहाँ पर क्या होगा, वायु दाब जो होगा, एयर प्रेशर, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जहाँ जहाँ तापमान में वृद्धि होगी वहाँ बैरोमीटर का पारा जो है वो नीचे आ जाएगी। ये बैरोमीटर है, इसकी सुई नीचे आ जाएगी। जहाँ तापमान में वृद्धि होगी वहाँ वायु दाब कम हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। क्यों होता है ऐसा, इसको भी हम समझ लेंगे अभी। तो अधिक तापमान के कारण जो है हवाएं गर्म होकर ऊपर उठने लगती है, जिससे क्या होता है, धरातल के समीप की जो वायु है उसमें कमी आने लगती है, यानी कि वहाँ का वायु दाब कम होने लगता है। अब जब वायु दाब कम हो गया तो उसकी पूर्ति करने के लिए जो आसपास की हवाएं हैं वो उस स्थान का घेराव करने लगती है। जब उस स्थान का घेराव करने लगती है तो वहाँ पर क्या है, निम्न दाब का केंद्र बन जाता है। और निम्न दाब का केंद्र बन जाएगा तो अधिक वायु दाब से हवाएं आएगी, जिससे निम्न दाब के केंद्र को चक्रवात का आँख या चक्षु कहते हैं। अब समझते हैं इनको चक्रवात ही क्यों कहा जाता है। तो चक्रवात के पीछे भी इसका कारण है। ख्याल जिसका था ख्याल में मिला मुझे, सवाल का जवाब भी सवाल में मिला मुझे। तो सवाल ये है कि चक्रवात क्यों कहते हैं। तो चक्रवात के पीछे ही पढ़ते हैं। चक्र और वात दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। चक्र का मतलब होता है चक्राकार रूप में और वात का मतलब हवा से है। तो ऐसी हवाएं जो चक्राकार रूप में चलती है, राउंड रूप में चलती है, घूम घूम करके चलती है, उनको चक्रवाती हवाएं कहते हैं। जैसे कि आपने महसूस किया होगा, देखिए इस तरीके से राउंड में चलती है जो हवाएं, उनको चक्रवात की हवाएं कहते हैं। चित्र के माध्यम से भी आप समझने की कोशिश कीजिएगा। ये देखिए, यहाँ पर भी हवाएं चारों तरफ से केंद्र की ओर जा रही है। चारों तरफ से कहाँ जा रही है, केंद्र की ओर। तो इस तरीके की हवाएं चक्रवाती हवाएं कहलाती है। हवाएं इसमें देखिए दो तीन कॉन्सेप्ट है, वो समझ लेते हैं हम। हवाएं हमेशा इसमें बाहर से कहाँ चलती है, अंदर की ओर। अगर अंदर से बाहर की ओर चलेगी तो उसको प्रतिचक्रवात कहेंगे। चक्रवात के केंद्र को चक्रवात की आँख या चक्षु कहते हैं। चक्रवात का नयन भी उसको बोलते हैं। और इसके अलावा जो केंद्र में जो तापमान है वो तापमान अधिक होता है और वायु दाब कम होता है, क्योंकि तापमान अधिक होगा, वायु दाब कम होगा, तभी दूसरी तरफ की हवाओं को वो आकर्षित कर पाएगा। इसके अलावा जो चौथा पॉइंट है वो ये है कि उत्तरी गोलार्ध में ये हवाएं हमेशा वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में चला करते हैं ये चक्रवात। और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणावर्त। चक्रवात का मापन टी स्केल पर किया जाता है। ये चक्रवात को विस्तार रूप से समझने के लिए आप ऊपर बेल आइकन पर
प्रेस कर सकते हैं, वहाँ से आपको वीडियो मिल जाएगी। अब हम समझते हैं कि इनका नामकरण कौन करता है, यानी कि जो चक्रवात के नए नए नाम आपको दिखाई देते हैं, तोकते, अम्फान वगैरह, ये कौन करता है। तो इसकी शुरुआत जो हुई थी 1953 से हुई थी, जब सबसे पहले अटलांटिक महासागर के चक्रवातों को नाम दिया जाने लगा। अटलांटिक महासागर ये विश्व का सबसे विकसित महासागर भी कहलाता है। फिर 2004 से हिंद महासागर के चक्रवातों के नाम रखने शुरू किए गए। शुरुआत में एक संस्था बनाई गई जिसका नाम है संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग। इसके ट्रॉपिकल साइक्लोन जो होते हैं, यानी कि उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का एक पैनल बनाया गया, वो पैनल इसका नामकरण करता है। या WMO, जिसको वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, वो भी इसका नामकरण करता है। तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं तो केवल 8 देश थे। वर्तमान में इसके 13 सदस्य देश है। 2018 से 5 सदस्य और जुड़े हैं। भारत है, पाकिस्तान है, मालदीव, बांग्लादेश, म्यांमार, ओमान, सऊदी अरब, श्रीलंका, थाईलैंड, ईरान, कतर, संयुक्त अरब अमीरात और यमन। ये सभी 13 देश हिंद महासागर के तटीय देश है। इनमें इन चक्रवातों का असर दिखाई देता है और यही इन चक्रवातों के नाम रखते हैं। ये सभी 13 देश प्रतिवर्ष 13 नाम सुझाते हैं, यानी कि 169 नाम ये हो जाते हैं। और इन्हीं नामों में से छांट करके, जो अल्फ़ाबेटिकली हिसाब से छांट करके इनके नाम रखे जाते हैं। तो चलिए अब देखते हैं हम ताउते या तोकते नाम का जो चक्रवात अभी चल रहा है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए, ये तूफ़ान जो आया है, ये चक्रवात जो आया है, इसका नामकरण किया है म्यांमार ने। सबसे पहले जो चक्रवात आता है उसका नामकरण करता है बांग्लादेश, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकली हिसाब से सबसे पहले वो आता है। फिर भारत है। इस तरीके से वर्तमान में भी म्यांमार ने किया है। तो इसके बाद ओमान करेगा, उसके बाद पाकिस्तान करेगा, क्योंकि M के बाद O के बाद N नाम से कोई देश नहीं है 13 देशों में। इसलिए इतनी बात आपको मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होगी। म्यांमार ने इसका नामकरण किया है। इस बर्मी भाषा का शब्द है, इसका मतलब होता है तेज़ आवाज़ करने वाली छिपकली। जिस तरीके से छिपकली बहुत तेज़ आवाज़ करती है, उसी तरीके से इसमें हवाएं जो चलती है वो बहुत तेज़ गति से चलती है तोकते तूफ़ान में। अरब सागर में ये उत्पन्न हुआ है। 16 मई को भारत के दक्षिणी तट से टकराया है, यानी कि केरल तट से टकराया है। ये भारत की मुख्य भूमि से टकराया है और 2021 का ये पहला चक्रवात है। ठीक है। और गति लगभग इसकी जो बताई जा रही है 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, यानी कि शोएब अख्तर भी गेंद जो फेंकता था 161 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से फेंकी थी, उससे भी तेज़ गति का ये चक्रवात बताया जा रहा है। और केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र होते हुए गुजरात में इसने भारी तबाही मचाई है। सबसे ज़्यादा नुकसान गुजरात और महाराष्ट्र को हुआ है। धीरे धीरे राजस्थान में होते हुए उत्तर भारत की ओर बढ़ रहा है। अब आप सोच रहे हो कि अगले वाले तूफ़ान का क्या नाम होगा। जब इन्होंने बता ही दिया तो 13 नाम सजेस्ट करते हैं। तो देखिए, अगला जो चक्रवात आएगा उसका नामकरण जो करने वाला देश होगा वो देश होगा ओमान। कौन सा होगा? ओमान। क्यों होगा ओमान? क्योंकि म्यांमार के बाद अल्फ़ाबेटिकली हिसाब से जो देश का नाम आता है वो आता है ओमान का। और ओमान द्वारा जो अगला चक्रवात का नाम दिया जाएगा उसका नाम होगा यास। और उसके बाद जो अगला चक्रवात होगा वो पाकिस्तान द्वारा नाम दिया जाएगा, उसका नाम होगा गुलाब। तो ये बातें भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम मानचित्र के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं इस चक्रवात को, कि किस तरीके से ये चक्रवात आगे बढ़ रहा है और कहाँ कहाँ इसका प्रकोप देखने को मिलेगा और आगे कहाँ तक ये बढ़ सकता है। तो देखिए, ये जो चक्रवात है ये भारत के दक्षिणी तट, यानी कि ये जो आपका लक्षद्वीप समूह है, यहाँ से ये उत्पन्न हुआ है और यहाँ से ये आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। हालांकि यहाँ इसकी स्थिति जो है तट के बिल्कुल समीप थी, अंदर नहीं चला गया, ये भारत के तट के अंदर नहीं गया बिल्कुल भी। ये इसकी स्थिति जो है ऊपर की तरफ जा रही थी। जैसे ही यहाँ पर ये आपके दमन, दीव और गोवा और महाराष्ट्र के तट के यहाँ पर पहुँचा तो इसकी गति अचानक से, देखिए आपको ये धाराएं दिखाई दे रही है, ये धाराएं अंदर जाती हुई दिखाई दे रही है। इसकी जो स्थिति हुई वो अंदर भारत के स्थल सीमा की तरफ हो गई और ये अंदर की तरफ चला गया, जिस वजह से भारी तबाही मचाता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। फिर इसके बाद जो स्थिति है ये गुजरात आया है,
ये गुजरात वाले क्षेत्र में इसने भारी तबाही मचाई। अब इसकी स्थिति जो है राजस्थान के दक्षिणी ज़िलों में होगी, मुख्यतः उदयपुर और जोधपुर के यहाँ पर इसकी केंद्र अभी बना हुआ है। यहाँ पे भारी तबाही मचा रहा है और धीरे धीरे मैं आपको बता दूँ ये आगे बढ़ता हुआ जाएगा और इसकी स्थिति उत्तर भारत के आने वाले राज्यों में होगी। देखिए ये जो 19 तारीख है, 19 तारीख का है, इसके बाद ये 19 तारीख की रात का समय है। अब देखिए इसकी स्थिति धीरे धीरे आगे बढ़ती जाएगी। ये देखिए हवाओं का रुख भी बदल रहा है और ये धीरे धीरे इसकी स्थिति आगे बढ़ी। ये 19 के बाद 20 तारीख को यहाँ पर इसकी स्थिति हो जाएगी। 20 तारीख को इसकी स्थिति यहाँ पर हो जाएगी। 20 तारीख थर्सडे यहाँ पर दिल्ली के ऊपर यानी कि उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश के आसपास इसका केंद्र, यहाँ पर हवाएं चला करेगी और उसके बाद ये धीरे धीरे ये समाप्त हो जाएगा। तो ये चक्रवात है। अब देखते हैं अभी राजस्थान के कौन से इलाके में ये तबाही मचा रहा है, वहाँ की स्थिति को हम आकलन करते हैं। ये देखिए मैं आपको जूम करके बता रहा हूँ, ये अहमदाबाद के यहाँ पर इसने कल भारी तबाही मचाई थी, मुंबई में भी, और आपको कई सारे नज़ारे देखने को मिले होंगे। ये देखिए जोधपुर और उदयपुर के बीच में यहाँ पर ये हवाएं आकर के मिल रही, यानी कि यहाँ पर इसका प्रकोप अभी दिख रहा है। इसके बाद आगे और थोड़ा सा जूम करते हैं तो इसको देखिए, ये भीलवाड़ा, अजमेर, जयपुर होता हुआ अभी तक कोटा, सवाई माधोपुर, हिंडौन सिटी और जो है आपके भरतपुर, दौसा, अलवर, यहाँ पर इसका प्रकोप थोड़ा सा कम देखा गया है बनिस्बत दूसरे इलाकों के। राजस्थान के जो दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र है वहाँ पर इसका विस्तार, इसका आतंक ज़्यादा बताया जा रहा है। अभी धीरे धीरे ये आगे बढ़ने की कोशिश करेगा और आगे बढ़ते हुए ये चक्रवात जो है इधर की तरफ चल रहा है, यानी कि न्यू दिल्ली और यूपी के कुछ क्षेत्रों को प्रभावित करने की आशंका है। हालांकि इसे देखा जाए तो पूरे भारत का एटमॉस्फेयर, पूरे भारत के जो वातावरण है उस पर प्रभाव पड़ा है। अगर उत्तर भारत के हम जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख वाले क्षेत्र को छोड़ दें तो बाकी सभी क्षेत्रों पर इसका प्रभाव देखने को हमको मिला है। तो ये स्थिति भी आपने इसको देख ली होगी, कहाँ कहाँ इसका प्रकोप है। देखिए अभी वर्तमान में ये जोधपुर और उदयपुर के आसपास इसकी स्थिति बतलाई जा। तो जाते जाते मैं आपको कुछ तस्वीरों के साथ छोड़ जाता हूँ जो तबाही के दर्द को बयां कर रही है। ये तस्वीरें, आप इन तस्वीरों को देखिए और इसकी भयावहता का अंदाज़ा लगाइए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलेंगे आपसे फिर कभी, तब तक के लिए धन्यवाद।